हेलो, गुड इवनिंग। हम कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ की चौथी और आखिरी वीडियो है जिसमें मैं कार्ल मार्क्स का जो एक बायोग्राफिकल स्केच है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद हम फिर उन आइडियाज़ पे बात करेंगे जिनको मार्क्सिस्ट आइडियाज़ कहा जाता है और जो मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी है उसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने कार्ल मार्क्स का वो सफ़र जो पेरिस से ब्रसल्स वो गए, फिर ब्रसल्स से मैनचेस्टर, मैनचेस्टर से वापस ब्रसल्स और फिर फ़्रांस में इनकलाब की ख़बर सुनी तो वो पेरिस आ गए और फिर जब जर्मनी के हवाले से उन्होंने ख़बर सुनी कि वहाँ भी इनकलाब आ रहा है तो वो जर्मनी चले गए और वहाँ उन्होंने जो वहाँ की डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए न्यू रेनिश गज़ट के नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला। लेकिन इनकलाब की नाकामी, जो फ़्रांस में भी इनकलाब नाकाम हो चुका था और जर्मनी में भी, तो मजबूरन वो फिर उनको देश निकाला दिया गया। जर्मनी से वो पेरिस पहुँचे लेकिन पेरिस अब उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने बरतानिया की तरफ अपना रख्त सफ़र बांधा। अब बरतानिया में कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के माओ साल कैसे गुज़रे, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। उनकी ज़िंदगी के आखिरी दौर तक, जब तक कार्ल मार्क्स की डेथ होती है, और उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मार्क्सिस्ट आइडियाज़ पे बात करना शुरू करेंगे। उससे पहले कि मैं आज कार्ल मार्क्स के बरतानिया में स्टे के हवाले से बात करूं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो इंटरेस्ट रखते हैं मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी टाइम टू टाइम अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब जो है हम बात करते हैं मार्क्स की, जब वो पेरिस से वापस बरतानिया की तरफ उनका सफ़र शुरू होता है। तो कार्ल मार्क्स जब बरतानिया पहुँचे, अब मार्क्स की जो माशी हालत है इस दौर में वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। कोई जॉब शॉप तो थी नहीं और इस पूरे एडवेंचर में जलावतनी का जो एक उनका एडवेंचर चल रहा था, उसकी वजह से जो कुछ उनके पास बचा खुचा था वो सब वो खर्च कर चुके थे। तो जब मार्क्स लंदन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक छोटे से घर में 2 रूम्स का वो घर है सोहो में, वहाँ वो रिहाइश पजीर होते हैं। अब यहाँ अपने स्टे के दौरान जो पहले तकरीबन 1852 से लेकर 1856 तक का पीरियड है, ये बहुत ही मुश्किल दौर है कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी का। इस दौर में अगरचे उनकी जो गुज़र औक़ात है वो किसी हद तक एंगल्स की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट्स की बुनियाद पे होती है। इसके अलावा मार्क्स जो है वो अपने घर की चीज़ें जाकर एक दुकान पे, जिसे रैन रखना कहते हैं, रैन रख के उसके बदले में कर्ज़ा लेते हैं और उससे घर की गुज़र औक़ात हो रही है। अपने एक ख़त में कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि उनकी माशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और उनकी कसम परसी का ये आलम है कि वो सिर्फ़ रोटी और आलू जो है उस पर गुजारा करने पे मजबूर हैं। अब इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स के साथ कुछ और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अलमिये हैं वो भी चल रहे हैं। मार्क्स का बेटा एडगर, जो ब्रसल्स में पैदा हुआ था, वो 8 साल की उम्र को पहुंचने पे उसकी डेथ हो जाती है, जो बहुत शॉकिंग होता है मार्क्स के लिए। इसके अलावा एक और बच्ची मार्क्स के यहाँ पैदा होती है जो 1 साल के अंदर उसकी डेथ होती है। फिर उसके बाद एक और बच्चे की पैदाइश होती है, लेकिन वो पैदाइशी तौर पे मुर्दा वो बच्चा होता है। तो मार्क्स की जो कुल फैमिली है उसमें सिर्फ 3 बच्चियां सरवाइव कर पाती हैं। जेनी जो उनकी पहली बेटी थी, लारा जो ब्रसल्स में पैदा हुई थी, और फिर टस्सी जो लंदन आने के बाद पैदा हुई। तो ये 3 बेटियां उनकी सरवाइव कर सकीं, बाकी जो उनकी औलाद थी वो सरवाइव नहीं कर सकी। तो एक तरफ ये तलखियाँ, ये मसाइल, ये मुश्किलात थे। दूसरी तरफ मार्क्स जो हैं वो अपना ये, चूँकि इनका बहुत ज़्यादा पॉवर्टी का दौर है, गुर्बत का दौर है, ये 5-6 साल का जो अरसा है,
शुरू का लंदन में। तो इस दौर में मार्क्स बिल्कुल एक आइसोलेटेड, एक तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़्यादा उनका सियासी एक्टिविटीज़ में भी किसी किस्म की कोई शमूलियत हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन इस अरसे में मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रीडिंग। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लाइब्रेरी में कोई 18 घंटे मुताला करते रहते थे और उस पूरे माशी निज़ाम को समझने की कोशिश करते रहते थे और ख़ुद अपनी एक फ़िलोसॉफ़िकल पोजीशन बनाने की कोशिश करते रहते थे। 1856 ऑनवर्ड कुछ मार्क्स के हालात बदलना शुरू होते हैं। अच्छा, इस दौरान आप उनकी जो गुर्बत और कसम परसी की हालत है उसका अंदाज़े से भी लगाएं कि मार्क्स इस हद तक मजबूर हो जाते हैं कि वो रेलवे में एक क्लर्क की जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ये जॉब उनको नहीं दी जाती, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो ग्राउंड उस रिजेक्शन का होता है वो ये कि मार्क्स की जो राइटिंग है वो बहुत गंदी है, वो समझ नहीं आती, तो इसलिए ये जॉब उनको नहीं दी जा सकती। तो मतलब वो हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं किसी तरह से उनको कुछ माशी तौर पे एक स्टेबिलिटी, एक इस्तेहकाम हासिल हो सके। तो कुल गुजारा मार्क्स का इस दौर में या उस लोन पे है जो घर का सामान रख के वो दुकानदारों से लेते हैं, या उन गिफ्ट्स पे है जो एंगल्स उनको टाइम टू टाइम देता रहता है, तो उनकी फैमिली की गुज़र औक़ात उस पे हो रही है। अच्छा, फिर मार्क्स को एक 1856 में दावत मिलती है द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून की तरफ से कि आप न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करें। तो मार्क्स उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो तकरीबन 10 साल का जो अरसा है, नेक्स्ट 10 ईयर्स, उसमें कार्ल मार्क्स तसलसल के साथ वीकली बेसिस पे तकरीबन हर हफ्ते उनका एक आर्टिकल जो है वो द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में पब्लिश होता रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनमें कुछ आर्टिकल्स सीक्रेटली शायद एंगल्स ने लिखे थे मार्क्स के लिए, लेकिन बहरहाल अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कह गया, ये तो हमारा पाकिस्तानी वो है। द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून से मिलने वाला मुआवजा जो है उससे किसी हद तक उनके हालात बेहतर होना शुरू होते हैं। अच्छा, इस दौरान जैनी जो है उनको भी विरासत में से कुछ हिस्सा जो है वो मिल जाता है। इससे पहले एक इंसिडेंट मार्क्स और जैनी की ज़िंदगी के हवाले से है कि जैनी के भाई जो हैं वो उनको जब पता चलता है कि किस किस्म की कसम परसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है जैनी, तो वो जैनी को ख़त लिखते हैं कि आप बच्चों को लेकर, और ख़ास तौर पे उसके बेटे की डेथ का जब पता चलता है तो वो कहते हैं कि आप बच्चों को लेकर हमारे पास आ जाओ, जर्मनी में आ जाओ। यहाँ पे चूँकि जैनी की फ़ैमिली बहुत वेल ऑफ और एफ्लुएंट फैमिली थी, तो वो उसको दावत देते हैं। और जैनी उस जवाबी ख़त में लिखती है कि मैंने शादी जो है वो कार्ल मार्क्स से की थी, उसकी दौलत उसके पैसे से नहीं की थी। तो जो कुछ मार्क्स के साथ है और वो जिस हालत में है, जिन नज़रियात की वजह से मैंने उसके साथ शादी की थी, तो मैं तो वापस नहीं आऊँगी। अब ये हालात हैं, और इसमें जैनी, जैसे मैंने कहा कि उसने कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया और ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक साथ दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्क्स एक तरफ न्यूयॉर्क ट्रिब्यून्स को लिखना शुरू करते हैं और फिर विरासत का हिस्सा जो है जैनी का वो उसके भाई उसको भिजवा देते हैं। अब इससे कार्ल मार्क्स की जो माशी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मार्क्स जो है वो फिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में निस्बतन एक खुले घर में शिफ्ट भी हो गए, एक अच्छे घर में शिफ्ट हो गए, फैमिली को पिकनिक वगैरह के पे भी वो ले जाते थे। स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्होंने कुछ रकम लगाई और उससे भी उनकी कुछ आमदन होने लग गई। तो जो आखिरी हिस्सा है कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी का, वो काफ़ी एफ्लुएंट हिस्सा है। अच्छा जी, अब जो कार्ल मार्क्स हैं, जैसे मैंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी दौर तो अच्छा गुजरना शुरू हुआ। 1857-1858 में एक इकनॉमिक रिसेशन आया, जो ख़ास तौर पे यूरोपियन इकोनॉमीज़ थी उनमें हालात बहुत ख़राब हो गए। और मार्क्स को ये लगा कि ये रिसेशन जो है ये
एक इनकलाब की नवीद है, और इस सेशन के बाद एक वो इनकलाब जो जिसका ख्वाब कार्ल मार्क्स देखते थे वो शायद वकूफ़ पज़ीर होने वाला है। तो अब मार्क्स को जो टेंशन शुरू हो गई, वो टेंशन ये थी कि जनाब ये ना हो कि मेरा लिखने से पहले जो है, अच्छा सॉरी जी, बीच में ज़रा सी इंटरप्शन हो जाती है। एक अज़ान की आवाज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आती है और फिर सम टाइम बीच में कोई कॉल आ जाती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था 1857 1858 में जब यूरोप में इकनॉमिक रिसेशन आया था। तो इस इकनॉमिक रिसेशन के बाद मार्क्स को ये लग रहा था कि जैसे इनकलाब अब यूरोप के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो मार्क्स की जो टेंशन थी वो ये थी कि कहीं मैं अपने नज़रियात लिखने से पहले या पेश करने से पहले जो इनकलाबी अमल है वो शुरू ना हो जाए, इनकलाब पहले ना आ जाए और मेरी राइटिंग्स बाद में ना आए। तो अब वो उस चीज़ को, चूँकि ये उनकी प्रेडिक्शन थी और वो ये समझते थे कि एक इनकलाब ने आना है और इस कैपिटलिज़म जो सरमायादाराना निज़ाम है अब इसके टूटने बिखरने का टाइम आ चुका है और इंसानी समाज ने अगली मंजिल की तरफ जाना है। तो अब वो इसको वो वाक़यात होने से पहले, इनकलाब आने से पहले ही लिखना चाहते थे। तो 1857-58 का जो पीरियड है, इसमें वो मुकम्मल तौर पे मुतवज्जो हो गए अपनी किताब लिखने के हवाले से, जिसको जो बाद में कैपिटल की डास कैपिटल की शक्ल में हमारे सामने आती है। अब उनकी कमिटमेंट का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि उन्होंने कोई 6 महीने के अरसे में इस किताब के 800 पेजेस लिखे और 1858 में उनका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था इस किताब का वो तैयार हो चुका था। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि 1859 में अपनी इस किताब का जो पहला हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ दैट बुक, जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था वो पब्लिश कराया और उसका टाइटल था क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट था इसमें मार्क्स के ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं थे, बल्कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे इससे पहले लोगों के राइटिंग्स थी, जो उनके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स थे, जो फ़िलासफ़ीज़ थी, उनको उन्होंने एक अंदाज़ में सिंथेसाइज़ किया था, उन पे उन्होंने डिबेट की थी। अच्छा, अब एक तरफ ये चीज़ हो रही थी और मार्क्स जल्दी से अपनी किताब लिखना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती थी कि जिसकी वजह से किताब लिखने का अमल जो है वो दोबारा से तातल का शिकार होता रहा। मसलन इसी दौर में 1859 के बाद एक फ्रेंच लेफ़्ट विंग पॉलिटिशियन थे, सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव ख़ुद को कहते थे, उनके साथ कार्ल मार्क्स का एक फ्यूड, एक तनाज़ा जो है वो शुरू हो गया। अब मार्क्स ने ये दावा किया कि जनाब ये जो वॉट हैं, VOGT, ये या वॉट इसको शायद प्रोनाउंस करेंगे, वो फ्रांसीसी हुकूमत के एजेंट हैं, यानी वो बाएं बाजू के हलकों में हुक्मरान तबकों के एजेंट हैं। अब वॉट जो था उसने मार्क्स के बारे में फिर ये लिखा कि जी ये तो एक फोर्जर है, एक बेरूपिया है और एक ब्लैकमेलर है। अब इसके जवाब में मार्क्स ने फिर एंटी वॉट एक किताब लिखी 200 पेजेस की, जो सटायर थी वॉट पे। मार्क्स के ख़िलाफ़ तक इज़्ज़त का केस हुआ। बहरहाल फाइनली मार्क्स जो था वो दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन इसकी वजह से मार्क्स का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो गया। तो अब ये एक उनके हवाले से इशू था। दूसरा, उनकी जो फैमिली के प्रॉब्लम्स थे वो दूसरी तरफ वो थे। अच्छा, उनकी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसी थी इसी दौरान, जब वो फर्स्ट पार्ट जो है अपनी किताब का पब्लिश कर चुके थे, जिसकी वजह से जो सेकंड पार्ट, जो बाकी हिस्से हैं उनके पब्लिकेशन में देर हुई। वो कार्ल मार्क्स की एक दोबारा से सियासी अमल में शमूलियत थी। और अब उन्होंने किसको ज्वाइन किया था जी? उन्होंने ज्वाइन किया इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन को। इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, जिसको बाद अज़ां फर्स्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता था, उसका नाम दे दिया गया 1864 में।
अब मार्क्स जब इसमें शरीक हुए और मार्क्स की जो शख्सियत थी और जो उनका बोलने का स्टाइल था, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उन तमाम फ़िलासफ़ीज़ की और जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, उसकी वजह से जो जनरल कौंसिल थी इस इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन की, मार्क्स उसके मेंबर के तौर पे इलेक्ट हो गए। एंड ये जो जनरल कौंसिल थी ये सबसे ताकतवर बॉडी थी इस वर्किंग मेंस एसोसिएशन की। इसका जो इनागरल एड्रेस है, जो क्या आप उसको कहते हैं, इब्तदाई खुतबा जो है, वो भी मार्क्स ने दिया। और फिर इसके जो मुख्तलिफ स्टैट्यूट्स थे इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन के, उनमें भी मार्क्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। और फिर जब फ़्रांस में इनकलाब आया था, पेरिस कम्यून कायम हुआ था, जब जर्मनी ने फ़्रांस को शिकस्त दी और उसके नतीजे में पेरिस में फिर जो वर्किंग क्लासेस थी उन्होंने तकरीबन 2 महीने तक एक कम्यून की शक्ल में वहाँ हुक्मरानी की, अपना निज़ाम कायम किया, जिसको बाद अज़ां फिर शिकस्त हो गई। तो पेरिस कम्यून के साथ फ़र्स्ट इंटरनेशनल के लिंकेजेस, जो जिनका कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं, लेकिन जो एक पॉपुलर परसेप्शन ये था कि जो ये सोशलिस्ट कॉन्स्पायरेसी है उसकी वजह से ये हुआ है। इसकी वजह से जो फ़र्स्ट इंटरनेशनल है उस पर सवालिया निशान उठे। अच्छा, मार्क्स जो हैं उनके न सिर्फ बाकी फ़्रांस के कुछ लेफ़्ट विंग के लोगों के साथ, जर्मनी के कुछ लेफ़्ट विंग के लोगों के साथ इख्तलाफात इस दौर में खुलकर सामने आए थे, बल्कि ख़ुद जो ये वर्किंग मेंस एसोसिएशन थी इसके अंदर लोगों के साथ भी मार्क्स के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे। यानी मार्क्स जो है वो ख़ास तौर पे जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं उनसे बहुत एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते थे, उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहा था। तो इस तरह के जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तलाफात और उसके नतीजे में मार्क्स की जो पोजीशन थी इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन में, वो भी चैलेंज होती रहती थी। तो जब पेरिस कम्यून के हवाले से डिबेट का आगाज़ हुआ तो उसमें कुछ लोगों ने जनरल कौंसिल की पावर्स को कम करने की बात की। और जब ये बात हुई तो मार्क्स को लगा कि शायद अब इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन जो है ये उनके मुखालिफिन के हाथों में चली जाए। तो मार्क्स ने फिर एक रेजोल्यूशन उसमें पेश की कि इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन में जो जनरल कौंसिल है इसके हेड ऑफिस को न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया जाए। और न्यूयॉर्क मुंतकिल करने का मतलब ये था कि ये तकरीबन डिज़ाल्व हो जाती, क्योंकि यूरोपियन वर्किंग क्लासेस की जो एक नुमाइंदा तंजीम है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में जाके वहाँ से उसको कैसे चलाया जा सकता था, उसकी कैसे मीटिंग्स हो सकती, तो ये डिज़ाल्व हो गई बहरहाल। अब 1867 में कार्ल मार्क्स ने आखिर अपनी किताब डॉस कैपिटल का फ़र्स्ट वॉल्यूम पब्लिश किया। और जब इसका फ़र्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ तो इसके बाद जो है ये चूँकि जर्मन ज़बान में लिखा गया था, लेकिन इसको वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हो सकी अपनी पब्लिकेशन के बाद। उसके बाद फिर जब ज़्यादा पॉपुलैरिटी डॉस कैपिटल को हासिल होना शुरू हुई, जब इसके रशियन ज़बान में ट्रांसलेशन पब्लिश हुई और ख़ास तौर पे जो रशिया के इनकलाबी थे उनमें ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। फिर फ्रेंच ज़बान में इसकी ट्रांसलेशन हुई। मार्क्स के होते हुए इंग्लिश ज़बान में इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि उस ज़माने के जो ऐसे पैम्फलेट्स ख़ास तौर पे जो उस वक्त की इन्फ्लुएंशियल फिगर्स और फ़िलासफ़र्स के हवाले से लिखे जाते थे, कि जिनमें जो इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र्स का ज़िक्र होता था तो मार्क्स उनमें शामिल हो चुके थे और ऐसे पैम्फलेट्स में मार्क्स का नाम लिया जाता था। डॉस कैपिटल से ज़्यादा उस ज़माने में जो मशहूर हुई मार्क्स की किताब वो 1871 में सिविल वार इन फ्रांस के हवाले से ये किताब थी। ये वो सिविल वार थी जिसके नतीजे में पेरिस कम्यून और फिर पेरिस कम्यून के बाद जो उसका आफ्टर मैथ था, जो सिविल वार के बाद जो कुछ वाक़यात हुए थे, मार्क्स ने अपनी इस किताब में उन पे कमेंट्री की थी। बहरहाल 1870s जब एंड ओवर आए तो मार्क्स की फ़ैमिली के इश्यूज़ फिर ज़्यादा होना शुरू हुए और 1881 में कार्ल मार्क्स की शरीक सफ़र जेनी जो है उसकी डेथ हो गई।
अब उसका बहुत ज़्यादा गहरा सदमा जो है वो कार्ल मार्क्स को हुआ और उसके नतीजे में मार्क्स की अपनी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। फिर जनवरी 1883 में मार्क्स की जो फर्स्ट डॉटर थी जैनी जिसका नाम था, उसकी भी डेथ हो गई। तो अब पहले बीवी का मर जाना, फिर उसके बाद बेटी का, तो ये पे दर पे ऐसे हादसे थे कि जिनको सर्वाइव जो कार्ल मार्क्स हैं वो बर्दाश्त न कर सके और मार्च 1883 में कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई। तो ये था जी उस शख्स का सफ़र जिसने अपनी ज़िंदगी एक इनकलाबी सोच के लिए वक्फ किया रखी और जिसने वो खतूत तश्कील दिए कि जिसके नतीजे में जो बाद में आने वाली मुख्तलिफ़ तहरीकें हैं उन पे इसका असर होता रहा और आज के दौर तक कोई 150-200 साल गुजरने के बाद भी जो बाएं बाजू की तहरीकें जो माशी हमवारी की बात करती हैं, इंसानी बराबरी की बात करती हैं, जमहूरी हकूक़ की फंसे हुए तबकों की बात करती हैं, तो वो सब की सब इंस्पिरेशन जो है वो कार्ल मार्क्स से लेती हैं। इसके अलावा मार्क्स के जो असरात हैं वो न सिर्फ़ उनके मानने वालों बल्कि उनके मुखालिफिन जो उनके मुखालिफ निज़ाम थे उनके ऊपर भी हमें होते हुए दिखाई देते हैं। तो जब आप एक तरफ दुनिया में फिर 20th सेंचुरी जब शुरू होती है तो इन्हीं मार्क्सिस्ट आइडियाज़ के नतीजे में तकरीबन आधी दुनिया जो ईस्टर्न ब्लॉक भी जिसको कहा जाता है, ये जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक था, वहाँ पे एक इनकलाबात का सिलसिला शुरू होता है। अब रूस का इनकलाब है, चीन का इनकलाब है, कोरिया में है, वियतनाम में है, फिर ईस्टर्न यूरोप में रियासतों के बाद रियासतें, फिर लैटिन अमेरिका में। तो ये सारा जो है मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी का इन्फ्लुएंस है। अब ये बात अलग है कि वो किस हद तक मार्क्सिस्ट आइडियल्स के करीब थे और किस हद तक नहीं थे। दूसरी तरफ जो है एक रिफॉर्म एजेंडा, ये जो वेलफेयर स्टेट्स की इमरजेंस है, ये भी इन रेवोल्यूशंस, इन इनकलाबात को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, इनको रोकने के लिए, फिर और जो वर्किंग क्लासेस की हालत हमें इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर निस्बतन बेहतर दिखाई देती है अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ के मुकाबले में, तो इसके पीछे भी मार्क्सिस्ट सोच जो है, मार्क्सिस्ट फ़लसफ़ा हमें दिखाई देता है। तो मार्क्स ने तकरीबन यानी गुज़िश्ता एक सदी सवा सदी में पूरी दुनिया को मुतासर किया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मार्क्स के आइडियाज़ के हवाले से बात करना शुरू करेंगे और उसमें जो उसकी इनिशियल फेज़ है, जो हेगेलियन इन्फ्लुएंस है मार्क्स की ज़िंदगी पे, उस पर बात करेंगे और फिर हम आगे चलते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।